तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आज हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 2 लेके आए हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको हम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व कर सके। ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं और ये आप किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में जहां केमिस्ट्री पूछी जाती है उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो के लिंक भी देखिए, ऊपर एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे के सभी वीडियोस केमिस्ट्री बायोलॉजी के आप देख सकेंगे। जीके के भी वीडियोस आपको मिलेंगे। टाइम सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका पूरा सिलेबस कवर करना भी बहुत टफ जॉब होता है इतने कम टाइम में। बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और आप अच्छे से कर पाएं, ये हम आपको प्रोवाइड करते रहें। सेल्फ स्टडी आपको जरूर से करना है। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आया था केमिस्ट्री के पेपर में वो ये है कि पूछा गया राइट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्या चीज वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल कौन सी है, पहले बार आपको पता होना चाहिए कौन सी है, हेक्सागोनल है। ठीक है, और इसमें आप पूछा है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। तो जब हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है तो उसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू जेड, मतलब 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। और ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे, 6। तो 12 और 6, तो टेट्राहेड्रल 12 हो गए और ऑक्टाहेड्रल हो गया 6। तो पहले टेट्राहेड्रल पूछा गया तो 12 ये हो गया, फिर ऑक्टाहेड्रल 6। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन है जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। तो कह रहा है z इक्वल टू 40 है और z इक्वल टू यहाँ 72 है जर्कोनियम हॉफनियम का, लेकिन इसका सिमिलर एटॉमिक नंबर एटॉमिक है और आयनिक रेडियाई है, रेडियाई बराबर है, ऐसा क्यों है। अब ये आंसर ऑप्शन आ रहा है बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत पुअरली स्क्रीन होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जर्कोनियम और हॉफनियम जो होता है इनके सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होते हैं और इसकी जो मेन वजह है वो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 53, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर अ रिएक्शन ए इज चेंजिंग टू बी, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole। तो करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन समझिए, ए चेंज हो रहा है, बी में रिएक्शन हो गया कंप्लीट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा है, मतलब डेल्टा एच कितना आ रहा है, -4.2 किलो जूल पर मोल, और एक्टिवेशन कितना आ रहा है, 9.6। ठीक है, अब -4.2 होने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या है कि ए की जो एनर्जी होगी, लेकिन जब वो बी में चेंज होगा तो एनर्जी बाहर होगी, तो बी की एनर्जी जब बाहर होगी तो बी की एनर्जी कम होगी और ए की ज्यादा रहेगी, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बी की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई आफ्टर रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं कि एक तरफ देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, ये एक्स एक्सिस दिखाया है, वाई एक्सिस से पीई दिखाया है। ठीक है, तो अब एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ये देखते हैं किसमें एनर्जी कम है। देखिए इसमें दिखा रहा है कि ए की एनर्जी और बी की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी अगर इधर हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये तो ए की एनर्जी है और यहाँ बी की एनर्जी है, तो कह रहा है ए से बी में चेंज होने में एनर्जी बढ़ गई, तो ये तो होना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है और एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए की एनर्जी कितनी भी रही हो यहाँ पे रही हो और बी की एनर्जी यहाँ आ रही, तो मतलब एनर्जी तो उधर बढ़ रही थी, तो बी की एनर्जी क्या है, कम आ रही, तो कम आ रही है मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये ऑप्शन सही है, जब ए बी में चेंज हुआ तो बी की एनर्जी कम हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई, तो बी की एनर्जी कम होगी, तो ये सही है। बाकी दो ग्राफ भी देख लेते हैं, तो इसमें तो बराबर आ रही है, ये भी यहीं पे आ रहा है, ये भी यहीं पे आ रहा है, तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। और इसमें क्या है कि फिर ए की एनर्जी बहुत कम है, बी की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो बी की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो बी की एनर्जी कम होगी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ट्राइटियम, a radioactive isotope of hydrogen
एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइटियम आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो कौन से पार्टिकल दिखाता है, बीटा, अल्फा, गामा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपने इसका रिएक्शन देखा होगा, कैसा रहता है रिएक्शन, कि जो आपका हाइड्रोजन आइसोटोप है जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ऐसे और इस तरीके से पार्टिकल सबमिट करता है। तो यहाँ क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है बीटा डिके। ठीक है, क्या होता है, बीटा डिके, है ना, ये रिएक्शन आपको पता है ट्राइटियम का। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल रिलीज करेगा, बीटा डिके करेगा, तो बीटा पार्टिकल यहाँ पे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ व्हाट। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बायोलॉजी के स्टूडेंट तो सभी समझ रहे होंगे इसे कि आरबीसी की डेफिशिएंसी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से आरबीसी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ व्हाट, अगर किस चीज की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12, B6, B1, B2, तो आरबीसी की डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका विटामिन है जो कि आरबीसी डेफिशिएंसी डायरेक्टली लेंगे, तो वो है आपका विटामिन B12, साइनाकोबालामिन। साइनाकोबालामिन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो आरबीसी की डेफिशिएंसी होने लगेगी अगर आपके पास डेफिशिएंसी है विटामिन B12 का। ये था क्वेश्चन बायोलॉजी का जो कि केमिस्ट्री सेक्शन में आया हुआ है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa एट इनफिनाइट डिल्यूशन आर, मतलब मोलर कंडक्टेंस किसका, NaCl का, HCl का और CH3CONa कितना है, 126.45, 426.16 और 91.0 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH इनफिनाइट डिल्यूशन पे क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आप इसका रिएक्शन लिखिए अगर, तो कुछ इसका रिएक्शन इस तरीके से होगा कि CH3COOH प्लस व्हाट, NaCl अगर हम कर दें तो इससे क्या बनेगा, CH3COONa बनेगा। ठीक है, ये निकल जाएगा और हाइड्रोजन जाके HCl बना लेगा। ठीक है, तो जो HCl बनाएगा आपका, तो हमारा जो कंसेप्ट होता है कि रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स होता है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो आपके पास इन सब की वैल्यूज पता है, अब CH3COH की वैल्यू निकालनी है। तो CH3COH की वैल्यू मतलब अगर हम x कह दें तो x प्लस NaCl की वैल्यू क्या है, NaCl की वैल्यू आपकी यहाँ पे 126.45 है। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू CH3CONa, तो CH3CONa कितना है यहाँ पे 91 है। ठीक है, प्लस आपका HCl कितना है 426.16 है। ठीक है, तो आप जब इसको सम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको करना है 426 प्लस 91 एक तरफ हो गया और माइनस इसको आप कर दिए 126.45 से। ठीक है, तो कितना रिजल्ट आ रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो रिजल्ट आ रहा है आपका 390.71। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, 390.71, ये है इसका करेक्ट आंसर। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा ये, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाई मिथाइल DEC4ENS। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन में बताया था, कोई भी एग्जामिनेशन हो एक क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है 2,6-डाई मिथाइल DEC4EN। ठीक, तो आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कैसे होना है। तब इसमें देखिए 2 जगह तो डाई मिथाइल लगना ही लगना है। ठीक है, तो 2 जगह तो CH3 लगेगा ही लगेगा, एक चीज तो ये हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका 4 पे ईन लगना है, तो वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, अगर नंबरिंग यहां स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन होते ही क्या हो गया, डेक हो गया। 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो गया 4 पोजीशन पे ईन हो गया। और 2 6 पे डाई मिथाइल, 2 पे देखिए एक मिथाइल ये लगा हुआ है और 6 पे एक मिथाइल आपका यहां लगा हुआ है।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर है। तो आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कैसे होना है। 4th पे इन लगा हुआ था और 2 और 6 पे डाइमिथाइल लगा हुआ था। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर 1 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस इज। तो ब्लास्ट फर्नेस आपने पढ़ाई है, ब्लास्ट फर्नेस जैसे स्मेल्टिंग ऑफ आयरन जैसे होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, तो वहां कितना मैक्सिमम टेम्परेचर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1200, 2200, 1900, 5000। तो आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, तो इसका सही आंसर है 2200 केल्विन। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर है कि 2200 केल्विन का टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है ब्लास्ट फर्नेस में ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन एल्कलाई। तो इसमें कई चीज कही गई है। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम लिया गया है, तो पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट पता होना चाहिए आपको। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? C6H5SO2Cl, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की खूबी ये है कि अगर 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, ठीक, तो अगर 1 डिग्री अमाइन जो है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट भी बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो डिसॉल्व भी करता है अल्कली में। तो इसमें क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट, इनमें से 4 ऐसा कौन सा कंपाउंड जो रिएक्ट करेगा टू गिव अ सॉलिड, तो मतलब प्रोडक्ट भी बना, एंड विच डिसॉल्व्स इन एल्कली, जो डिसॉल्व भी किया, दोनों चीजें हुई। तो इसमें से आपको 1 2 3 4 में एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके बाद प्रोडक्ट भी बनाए इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि डिसॉल्व कर जाए एल्कली में। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। ये कौन कंपाउंड होगा? ये वो कंपाउंड होगा जो उस कैटेगरी में आता है। तो अमाइंस में हमने जाना है कि 1 डिग्री अमाइन जब होते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो रिजल्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो डिसॉल्व भी करता है एल्कली में। 2 डिग्री अमाइंस वो होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, प्रोडक्ट बनता है लेकिन डिसॉल्व नहीं करते। और 3 डिग्री वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट भी नहीं बनाते और डिसॉल्व भी नहीं करते। तो इसमें प्रोडक्ट बना और डिसॉल्व भी किया, मतलब इसमें हमको एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो कि 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन इसमें कौन सा है? देखिए, चारों ऑप्शन में ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, क्योंकि इट्स अ 1 डिग्री अमाइन और ये रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से और प्रोडक्ट भी बनाएगा और डिसॉल्व भी करेगा। अगर डिसॉल्व नहीं करता तो 2 डिग्री अमाइन होता, और अगर दोनों नहीं करता तो 3 डिग्री अमाइन। क्लियर? नंबर 60 क्या कह रहा है? फॉलोइंग सॉल्यूशंस वे प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज into 50 ml of water, 10 ग्राम ऑफ यूरिया into 50 ml of water और 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज into 50 ml of water। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो पता है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है CRT पे डिपेंडेंट। ओके, अब यहां पे R और T तो यहां चेंज बताया ही नहीं गया, तो सबके लिए सेम है, तो बचा क्या? C पे बचा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम भी यहां सेम है क्योंकि सब 250 ml में है। तो किस पे डिपेंडेंट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर? डायरेक्टली C पे, और C डिपेंडेंट हो गया मोल्स पे। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास सबका कितना है? 10-10 ग्राम ही है। ठीक है, 10 ग्राम इसका है, 10 ग्राम इसका है। मोलर मास डिफरेंट है। ग्लूकोज का कितना होगा? 180। ठीक है, यूरिया कितना होगा? 60, और आपका सुक्रोज का कितना होगा? तकरीबन 242 कुछ करके है, 242 होगा। ओके, तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। तो नीचे वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, सबसे कम वैल्यू क्योंकि 60 है। 60 किसकी वैल्यू है आपकी? यहां पे है आपकी ये यूरिया की। ठीक है, तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, P2 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 180 है ग्लूकोज की, फिर इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और सबसे ज्यादा जिसका मोलर मास है जो है आपका 242, उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा, और वो होगा P3। तो समझ में आई बात? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब डिपेंडेंट अपॉन CRT। R और T सेम है। अब बच्चा कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन आपको बताया, आपका जो मोल्स अपॉन वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम भी सेम है। तो अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास भी सेम है, 10 ग्राम है सबका। तो आपका क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? मोलर मास का। मोलर मास जिसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा है आपका सुक्रोज का, इसलिए सबसे कम उसका होगा, और सबसे कम किसका? यूरिया का, इसलिए सबसे ज्यादा है, इसलिए P2 सबसे ज्यादा, फिर P1, फिर P3। ये है इसका करेक्ट आंसर। नंबर 61 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, कहा जा रहा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, HBr लगा हुआ, और ये चीज क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो ये है परऑक्साइड, है ना, क्या है ये, परऑक्साइड। तो जब परऑक्साइड इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में जो ब्रोमीन होता है वो कहाँ पे आकर अटैच होता है, एल्कीन, यहाँ पे, ठीक है, एल्कीन पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये ब्रोमीन को यहाँ आके लगना है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगना है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ब्रोमीन लगा हुआ है। देखिए पहली ऑप्शन में यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी पहला, देखिए और कहीं ब्रोमीन से पहले कार्बन पे नहीं लगा हुआ है, जहां पे एल्कीन है वहां पे लगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये परऑक्साइड आपको देखना था। परऑक्साइड देखने के बाद ये एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बन जाएगा और उसके बाद ब्रोमीन आके अटैच होगा आपका एल्कीन ग्रुप पे, और आपको यहाँ पे ब्रोमीन पहली वाली पोजीशन पे अटैच होना चाहिए, वही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं आपको। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इसमें पूछा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि स्टेटमेंट 1 सही, कि स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही, कि स्टेटमेंट 1 गलत है, कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखिए एस्पिरिन और पैरासिटामोल एनाल्जेसिक हैं, बिल्कुल सही बात है। एस्पिरिन तो है ही डायरेक्ट, और पैरासिटामोल हाई डोज पे एनाल्जेसिक बन जाता है, लेकिन नार्कोटिक नहीं है। नार्कोटिक मतलब होता है नशीला, तो नशीला नहीं है, आपको पैरासिटामोल खा के नशा नहीं आता। तो एस्पिरिन पैरासिटामोल एनाल्जेसिक लेकिन नार्कोटिक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ये गलत हो गया। दूसरा लिख देते हैं मॉर्फिन एंड हेरोइन, तो मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक, तो ये तो मॉर्फिन और हेरोइन तो नार्कोटिक है ही, इसमें तो नशा है ही है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 जो दिखा रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो इसका सही आंसर ये है। तो इस तरह नंबर 63 देखिए, द करंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी CX बॉन्ड इज, ठीक, बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है CX बॉन्ड का, और ऑप्शन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप ये समझिए, जब भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो, तो जैसे ही हम इधर मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। तो जब एटम का साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग कम होती है, जब ओवरलैपिंग कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी घटेगी, ठीक है। तो एटम साइज हमको छोटा चाहिए कि जैसे बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा रहे, ठीक है। तो एटम साइज सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का है, फिर उसके बड़ा क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों सही है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा। तो फ्लोरीन का बॉन्ड जब आपका साइज कम होगा, एटम साइज कम होगा, तो ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी होगी। और इधर मूव करते करते क्योंकि एटम साइज बढ़ता चला गया, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, तो ओवरलैपिंग कम हुई, बॉन्ड वीक हुआ और एंथैल्पी भी कम हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम बताना है। तो प्लेनर बोल दिया, बहुत बड़ी बात है, प्लेनर, ठीक है। प्लेनर मतलब BF3, ठीक है, प्लेनर हो गया ये कंपाउंड। अब इसमें कितने हो गए, 1, और फ्लोरीन कितने हैं, 3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ये देखिए sp2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम कितने हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो सिग्मा बॉन्ड मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब टोटल 2 3 6, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। sp2 मतलब 3 फ्लोरीन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अरेंज रहेंगी, प्लेनर, sp3 तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, 2 3 6, तो sp2 and 6 इज द राइट आंसर। The following is the correct option for right relationship between Cp and Cv, ठीक है। Cp और Cv के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगी ये, तो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भी दिया हुआ है Cp और Cv, तो इसका जो आंसर है वो तो ये है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में Cp माइनस Cv इक्वल टू R रहता है, लेकिन ये आ कैसे रहा है वो आप समझिए। देखिए आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है,
डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है, ये तो होता ही है। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। अब आपको पता है कि डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा यू जो होता है वो होता है सीवी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से लिख दें, देखिए हम इसको इरेज करके बताते हैं, एक सेकेंड। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू, या डेल्टा एच सीपी डेल्टा टी हो गया, तो सीपी डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। ओके, अब इस पर डेल्टा टी सब कट गया, तो क्या हो गया? सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो ये हो गया सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स which is covalent and soluble in organic solvent? तो कैल्शियम क्लोराइड, फ्रांशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की बेरिलियम। तो बहुत सिंपल आंसर इसका बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड है, और यही कोवलेंट भी हो जाता है क्योंकि पोलराइजिंग पावर हाई है, और सॉल्युबल भी हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इसका सही आंसर है बेरिलियम क्लोराइड। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड है जो कि कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दोनों है, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर हाई रहता है। नंबर 67 देखते हैं, an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen, ठीक। तो ये कह रही है कंपाउंड है जिसमें कितना 78% हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी कार्बन है, ठीक। तो कार्बन कितना है 78 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 22 परसेंटेज में, ठीक है, 100% में 78% हो गया कार्बन और 22 फिर हो गया हाइड्रोजन, बचा पोर्शन। तो पूछा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बस स्टूडेंट्स, जब फॉर्मूला की बात की जाती है तो फॉर्मूला में वेट का मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो पता है आपको 78 ज्यादा कार्बन है और हाइड्रोजन जो है कम है, लेकिन जब फॉर्मूले की बात होती है तो वहां पे मोल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। मोल का मतलब क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो कार्बन का क्या हो गया, मास कितना है 78 है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है यहाँ, एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का 12 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना हो गया? हाइड्रोजन का हो गया आपको दिया है 22 वेट और डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया तकरीबन 6.5 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया 22। तो 6.5 रेशियो में कार्बन है और 22 रेशियो में हाइड्रोजन है, तो ये मान चलिए 1:3 का रेशियो हो गया, मतलब 1 क्वांटिटी में कार्बन रहेगा, 3 क्वांटिटी में हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, 1 क्वांटिटी में कार्बन, 3 कार्बन हाइड्रोजन, CH3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH3। क्लियर हो गया? तो यहाँ 78% वेट दिया था, ना कि मोल्स दिया था, और हमको फॉर्मूला की जब पूछा जाएगा तो मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करनी है। द मेजर प्रोडक्ट इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखिए थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं यहां से कुछ चीजें, ठीक है, ओके। तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pentoene. This product formation is based on, देखिए समझिए, पहले क्या दिया है 2-bromopentane दिया हुआ है, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड, दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है। कह रहा है कि इसके बाद बन क्या रहा है पेंटोइन, तो मतलब बन रहा है दूसरी पोजीशन पे 5 है और दूसरी पोजीशन पे आपका बन रहा है पेंटोइन, ठीक है। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, मतलब आपका हेलोजन ग्रुप निकल जा रहा है, और जब दूसरे पोजीशन पे बनता है तो यह पहली पोजीशन पे ही बन सकता है, लेकिन बना किस पे? दूसरे पोजीशन पे, तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। तो इसमें जो हुंस रूल तो होगा नहीं, हुंस रूल तो आपका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का है, एटॉमिक नंबर से, हकल्स रूल आपका एरोमेटिसिटी का होता है, तो इसमें या तो ऑप्शन सिट्जफ रूल होगा और या तो हॉफमैन रूल होगा। तो आपको हॉफमैन रूल में पता चलता है कि जब एल्कीन बनता है तो माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, और सिट्जफ में मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है।
और मेजर कब बनेगा, जब दूसरी पोजीशन से होगा, और जब लेफ्ट साइड से बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जब राइट साइड से बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो राइट साइड से जब बन रहा है, यहां कैसे बन रहा है, राइट साइड से बन रहा है, तो राइट साइड मेजर प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट बनता है सेट-सेफ रूल में। और लेफ्ट साइड में बनता तो माइनर प्रोडक्ट बनता, और इसका आंसर होता हॉफमैन रूल। क्योंकि इसमें पेन टू इन दिया है तो सेकंड पोजीशन में बना है, तो राइट साइड में बना है, तो मेजर प्रोडक्ट बना है, तो इसका सही आंसर सेट-सेफ रूल होगा, ना कि हॉफमैन रूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इसका। नंबर 69 देखिए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन दिया है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन आपका कुछ इस तरीके से होता है, और ये क्या है, C2H5Br ऐड हो रहा है। C2H5Br क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और उसके बाद उसका हो रहा है H2O भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो जब C2H5MgBr से होगा तो देखिए ये आपका जो एसीटोन होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ आपका ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और ये आपका CH3 रहेगा, और यहाँ पे आपका C2H5 आके अटैच हो जाएगा, C2H5 आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ये अटैच हो जाएगा आके, और ये O- में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन आके अटैच हो जाएगा, तो OH बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COH, और नीचे रहेगा CH3, और ये हो जाएगा C2H5। अब देखिए इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूटेन, और दूसरे नंबर पे ऑल है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ब्यूटेन हो गया, और 2 पे ऑल है, अल्कोहल लगा हुआ है, तो 2 ऑल हो गया, और 2 पे मिथाइल भी, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की आपको ये था कि आपके आइडियाज कुछ क्लियर हो। बने रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब के लिए, आगे भी ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक